नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बाकी या तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर रिपीट हो रहे हैं। जैसे महिलाओं की मिनिमम जो मैरिज एज है वो 21 साल करने का सरकार का जो कदम है, इसको लेके आर्टिकल है। ये इशू हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लिया है। प्रोज, कॉन्स, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, सारा डिटेल से ये इशू डिस्कस किया था, आपको याद भी होगा। तो नए इश्यूज आज हम उठाएंगे दूसरे न्यूज़पेपर से। जैसे बिजनेस लाइन का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संबंधित अच्छा आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है हिंदू का, ये टोबैको यूज से संबंधित है। और एक इशू हम डिस्कस करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित है। 5 राज्यों में इलेक्शन जल्द ही होने वाले हैं और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे उसी दिन से, अनाउंसमेंट के साथ से ही उन 5 राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगी। तो इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, करेज का क्या मतलब होता है? एथिक्स में जैसे हैप्पीनेस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपसे करेज पे पूछता हूँ, व्हाट इज करेज? देखो, करेज का मतलब होता है फियरलेसनेस। आप डीएम हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में, मतलब सिचुएशन भी ऐसे दे रहा हूँ, भगवान ना करे दंगे हो जाएं। अब देखो, दंगे हो गए, सामने से पत्थरबाजी हो रही है आपके अगेंस्ट, तो ह्यूमन बीइंग हो सकता है डर लगे। अब ऐसी सिचुएशन में डर तो लगता है, लेकिन करेज का यही मतलब है कि आप अपने फियर को उसी समय कंट्रोल कर लो। फियर आपके ऊपर हावी नहीं है। अगर फियर आपके ऊपर हावी हो गया तो आप सिचुएशन को छोड़ के भाग जाओगे, आप सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकोगे। इसलिए सिविल सर्वेंट्स में फियरलेसनेस होना जरूरी है। ना सिर्फ सिविल सर्वेंट्स में, देखो एक आम पर्सन में भी फियरलेसनेस होना जरूरी है। डर आपके ऊपर हावी होगा ना तो आप अपना मैक्सिमम नहीं दे पाओगे। एग्जाम टाइम में अगर बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन तैयारी वाले दिन थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। इंटरव्यू वाले दिन बहुत से स्टूडेंट्स बेचारे नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए करेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे करेज डेवलप की जा सकती है? इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक अगर आपने एथिक्स में पढ़ा हो तो अपने इमोशंस को मैनेज करके आप करेज जो है वो डेवलप कर सकते हो अपने व्यक्तित्व में। तो ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टोबैको कंजप्शन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हर साल टोबैको को कंज्यूम करने से हमारे देश में 13 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। और चूंकि देखो, टोबैको कंजम्पशन की वजह से बहुत से लोग बीमार भी रहते हैं, वो अपना इलाज करवाते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो टोबैको कंजम्पशन की वजह से देश की इकोनॉमी पर भी काफ़ी बर्डन पड़ता है। कितना है? एनुअली 1% ऑफ जीडीपी। अगर स्पेसिफिक फिगर्स में बात करें, 1,77,340 करोड़ इतना नुकसान होता है। देखो, टोबैको कंजप्शन की वजह से जान का भी नुकसान होता है और इकोनॉमी का भी नुकसान होता है। कितने लोग हमारे देश में टोबैको कंज्यूम करते हैं? देखो, वो लोग जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा है, ऐसे 27 करोड़ लोग हमारे देश में टोबैको कंज्यूम करते हैं। और इवन 8.5% बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जिनकी एज 13 साल से 15 साल के बीच में है, ये भी टोबैको कंज्यूम करते हैं। सेहत को बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान पहुंचता है तंबाकू को कंज्यूम करने से। लेकिन देखो, फिर भी इसी कंजम्पशन को कम करने के लिए सरकार को जितने प्रयास करने चाहिए ना, उतने प्रयास सरकार नहीं कर रही है। सबसे एविडेंस ये शो करता है, सबसे कारगर जो तरीका है टोबैको कंजम्पशन को कम करने का, वो है इसका रेट इंक्रीज कर दिया जाए, यानी टैक्स जो है इस पर ज़्यादा लगा दिया जाए। अगर देखो, टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट ये महंगी मिलेंगी तो बहुत से लोग कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई 10 सिगरेट एक दिन में पीता है तो वो 8 पिएगा, 7 पिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये आदत डालेंगे ही नहीं। उनको शुरुआत से पता होगा ये बहुत महंगी आदत है, तो वो सोचेंगे भी नहीं स्मोकिंग का या फिर दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का। और देखो, अगर टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे मिलेंगे तो हो सकता है बहुत से लोग इसको कंज्यूम करना छोड़ भी दें। लेकिन सरकार पिछले 3-4 सालों से टैक्स इंक्रीज कर नहीं रही है टोबैको प्रोडक्ट्स पे। जब से 2017 में जीएसटी आया है ना, उसके बाद से टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स इंक्रीज नहीं किया गया है। इसके पीछे देखो, टोबैको इंडस्ट्री का नैरेटिव भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जो टोबैको कंपनीज है ना, जैसे आईटीसी, ये बोलती हैं अगर टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स इंक्रीज किया जाता है ना, तो फिर
एक इलीगल मार्केट बन जाएगी टोबैको प्रोडक्ट्स की। मतलब इलीगल तरीके से टोबैको प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे। जैसे देखो हमारे देश में सिगरेट जो है काफ़ी महंगी है। मैंने आपको मिजोरम का एग्जाम्पल पहले दिया था। मिजोरम में म्यांमार से स्मगल्ड सिगरेट्स बिकती हैं, काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं और वो काफ़ी सस्ती होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में टोबैको प्रोडक्ट्स की जो इलीगल मार्केट है ना वो काफ़ी बड़ी है। तो यही नरेटिव टोबैको कंपनीज के द्वारा दिया जाता है। वो बोलती हैं कि अगर आपने टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया ना तो वो सिगरेट्स जिनकी स्मगलिंग हुई है वो ज़्यादा बिकने लगेंगी देश में और आपको इससे रेवेन्यू का और ज़्यादा नुकसान होगा। और और लोग जो हैं टोबैको प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। तो इसलिए आप टैक्स एक लेवल से ज़्यादा मत बढ़ाइए। आईटीसी कंपनी का तो देखो ये भी कहना है हमारे देश में अभी सिगरेट्स की जो इलीगल मार्केट है ना वो 25% की है। मतलब टोटल ट्रेड जितना सिगरेट्स का होता है ना उसमें से 25% तो इलीगल तरीके से होता है। राइटर देखो इस बात को मानते नहीं है। राइटर कहते हैं ये जो टोबैको कंपनीज है ना झूठ बोल रही हैं। मतलब सिगरेट्स की हमारे देश में इतनी बड़ी इलीगल मार्केट नहीं है जितना कि ये सिगरेट वाली कंपनीज बढ़ा चढ़ा के सरकार को बता रही हैं। क्योंकि ये कंपनीज तो चाहती है ना सरकार टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स ना इंक्रीज करे, तभी तो वो बढ़ा चढ़ा के अकाउंट्स देती हैं कि देखो 25% मार्केट तो इलीगल सिगरेट्स की है, अगर आपने टैक्स इंक्रीज किया तो 50% मार्केट इलीगल सिगरेट्स की हो जाएगी। राइटर अपनी तरफ से 2 स्टडीज़ का जिक्र करते हैं। राइटर कहते हैं एक स्टडी तो देखो 2018 में पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में एक सर्वे किया गया था। जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं ना जहाँ पे सिगरेट की डब्बी मिलती हैं वहाँ पर जाके उनसे खाली सिगरेट के पैक्स कलेक्ट किए गए सर्वे कंडक्ट वालों ने, और उसके आधार पर ये एस्टिमेट लगाया कि हमारे देश में सिगरेट्स की जो इलीगल मार्केट है कितने % की है। तो इस स्टडी में पाया गया सिगरेट्स की इलीगल मार्केट सिर्फ 2.7% की है, ना कि 25% की। एक और स्टडी कंडक्ट हुई, ये पब्लिश हुई 2020 में। इसमें टैक्स गैप एनालिसिस करके ये बताया गया कि सिगरेट्स की इलीगल मार्केट हमारे देश में 2009-10 में थी 5.1% और 2016-17 में बढ़ के हो गई 6.6%। तो 25% इलीगल मार्केट सिगरेट्स की तो कतई नहीं है हमारे देश में, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। सिगरेट कंपनीज जानबूझ के सरकार को डरा के टैक्स नहीं बढ़ने देना चाहती, इसी वजह से वो बढ़ा हुआ आंकड़ा बताती हैं। सरकार टैक्स नहीं इंक्रीज कर रही है टोबैको प्रोडक्ट्स पर, इसका घाटा सरकार को भी हो रहा है। जैसे देखो 2011 से लेकर 2017 के बीच टोबैको कंजप्शन की वजह से देश पे जो इकोनॉमिक बर्डन है वो 22% इंक्रीज हो गया। लेकिन जीएसटी का जो रेवेन्यू है ना पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में टोबैको प्रोडक्ट्स से जो सरकार को जीएसटी रेवेन्यू प्राप्त होता है ना वो पिछले 2 सालों में 3% कम हो गया। जबकि आईटीसी जैसी कंपनीज जो ये टोबैको प्रोडक्ट्स बेचती हैं इनका टैक्स काट के जो प्रॉफिट है ना पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अनुमान के अनुसार पिछले 10 सालों में हर साल इनका प्रॉफिट 3% इंक्रीज हुआ है। आईटीसी कंपनी कहती है हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, सिगरेट प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप आशीर्वाद आटा खरीदते हो वो आईटीसी कंपनी का है, मैडेंगल बिंगो वो भी आईटीसी कंपनी का है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करते हो आईटीसी कंपनी के। लेकिन बावजूद इसके इनका 85% जो प्रॉफिट आता है ना वो सिगरेट बिजनेस से आता है। इसके बाद राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। राइटर कहते हैं जो ये टोबैको वाली कंपनीज आईटीसी जैसी कंपनीज बोलती है ना सरकार को कि आप टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स मत इंक्रीज कीजिए, इलीगल मार्केट हमारे देश में और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी सिगरेट्स की, ये बात झूठ है। टैक्स इंक्रीज करने से इलीगल मार्केट का बड़ा होना छोटा होना कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, बावजूद इसके वहां पे टोबैको प्रोडक्ट्स की इलीगल मार्केट नहीं है। तो इलीगल मार्केट देखो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, जैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी कैसी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कितना मजबूत है देश में, गवर्नमेंट की क्या कमिटमेंट है इलीगल मार्केट को रोकने के लिए, गवर्नेंस कैसी है, उन टोबैको प्रोडक्ट्स की सोशल एक्सेप्टेंस कैसी है, इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इलीगल मार्केट में। मतलब ऐसे अनेक फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट की किसी देश में इलीगल मार्केट डेवलप होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन ये बोलना कि टैक्स इंक्रीज करोगे तो इलीगल मार्केट मजबूत हो जाएगी, इसका दायरा एक्सपेंड हो जाएगा, ये गलत है।
और वैसे देखो हमारे देश में सिगरेट्स की जो इलीगल मार्केट है ना, बहुत कम है एज कंपेरिजन टू वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड में सिगरेट्स की इलीगल मार्केट है, टोटल वर्ल्ड की हम बात करें तो 11.2%। हमारे देश में तो ये आंकड़ा अभी अभी हमने डिस्कस किया, एक स्टडी के अनुसार तो सिर्फ 2-3% था और दूसरी स्टडी के अनुसार 5-6% था। तो वर्ल्ड एवरेज से तो हमारे देश में सिगरेट्स की इलीगल मार्केट काफ़ी कम है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, WHO का ना एक प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। इस कन्वेंशन का ना एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल टू एलिमिनेट इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट्स। इंडिया ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है। इस प्रोटोकॉल में जिन्होंने भी इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है ना, उनको देखो टोबैको प्रोडक्ट्स की जो इलीगल मार्केट है ना, किसी भी फॉर्म में हो, उसे एलिमिनेट करना है। काफ़ी सारे स्टेप्स और टूल्स बताए गए हैं इस प्रोटोकॉल में, जिसको विभिन्न देशों को फॉलो करना है टोबैको प्रोडक्ट्स की इलीगल मार्केट को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए। कौन से स्टेप्स या फिर टूल्स बताए गए हैं? जैसे गवर्नेंस को आप स्ट्रॉन्ग करो, एक इंटरनेशनल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इस्टेब्लिश करो कि सिगरेट्स कहाँ से आई हैं, कौन से देश से आई हैं, सप्लाई चेन्स सिक्योर करो ताकि टोबैको प्रोडक्ट्स की लीकेज ना हो बिल्कुल भी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनकी स्मगलिंग ना हो। तो इंडिया ने चूंकि इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है, अब इंडिया को लीडरशिप दिखानी चाहिए ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट करके, ताकि वर्ल्ड में टोबैको प्रोडक्ट्स की जो इलीगल मार्केट को रोकने का काम किया जा रहा है ना, इसमें इंडिया एक एग्जाम्पल सेट कर सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टोबैको कंजम्पशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बिजनेस लाइन से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल का टाइटल तो पिछले आर्टिकल का है। ये जो आर्टिकल है ना बिजनेस लाइन का, ये देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी के प्रमोशन से संबंधित है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे वर्ल्ड में हर 6 में से 5 जो खेत है ना, उनका साइज देखो 2 हेक्टेयर से कम है। और ये छोटे छोटे खेत जिनका साइज 2 हेक्टेयर से कम है, ये पूरे एग्रीकल्चर लैंड का 12% है, लेकिन वर्ल्ड के फूड में ये 35% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये इन छोटे छोटे खेतों का फूड सप्लाई में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वेरी करता है। ऐसे खेत जिनका साइज 2 हेक्टेयर से कम है, चाइना में देखो ऐसे छोटे छोटे खेत चाइना की पूरी फूड प्रोडक्शन में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्राज़ील और नाइजीरिया में इनका कंट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट में है, यानी काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे खेतों का साइज काफ़ी बड़ा बड़ा है। इंडिया की बात करें, इंडिया में देखो 86% जो किसान है ना, वो देश के 47% लैंड पर कल्टीवेशन करते हैं और फूड प्रोडक्शन में 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए आंकड़ा देखिए, 86% जो फार्मर्स हैं ना, छोटे छोटे मंझले और छोटे किसान, ये देश के टोटल एग्रीकल्चर लैंड के 47% हिस्से पर खेती करते हैं और देश के फूड प्रोडक्शन में 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इंडिया में 1 हेक्टेयर से भी कम है। अब छोटा खेत हो तो आपको पता है मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत सारी दूसरी लिमिटेशंस होती हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं आ सकती खेती में अगर लैंड का साइज छोटा होता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो वर्ल्ड में जितने प्रोफेशंस हैं ना, जितने काम धंधे हैं, शायद एग्रीकल्चर उनमें से सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट हैं। बहुत सारे वेरिएबल्स मैटर करते हैं एग्रीकल्चर में। बारिश हुई नहीं हुई, अगर कोई इंसेक्ट का डिजीज़ फैल गया, सूखा आ गया, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं ना, वो रोल प्ले करते हैं खेती में और ये निर्धारित करते हैं कि इस बार फसल की जो पैदावार है वो कैसी होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हो सकता है कि आपने कभी खेती नहीं की हो, लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। एक नया पर्सन आपके पास आता है और बोलता है आपको, प्लीज़ आप मुझे एडवाइस दीजिए कि मैं कैसे खेती करूं, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मतलब कौन सी प्रैक्टिसेस आप उसको अपनाने के लिए बोलेंगे ताकि उसकी खेती अच्छे से हो, उसकी फसल की पैदावार अच्छे से हो? आपको बहुत सारी नॉलेज है, मुझे पता है कि फर्टिलाइजर्स का जो वेरिएबल है वो 4:1 यानी NPK रेशो 4:1 होनी चाहिए, और क्रॉप पैटर्न आपका अच्छा होना चाहिए। अगर पानी की कमी है तो आप पानी वाली फसल मत उगाओ। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारी नॉलेज है। तो देखो, आप ये सारे सजेशंस उस पर्सन को दे सकते हो जो आपके पास राय मांगने के लिए आया है। जैसे एप्रोप्रिएट क्रॉप और वैरायटी चूज़ करो, सॉइल न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करो, कितने सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं उसी के हिसाब से फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो,
फर्टिलाइजेशन का भी शेड्यूल पहले से डिसाइड करके चलो, कब कब आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे। जेन्यून सीड्स को आप प्रोक्योर करो और उसका यूज़ करो। इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न के हिसाब से आप बीज बो। और नेक्स्ट, मार्केट प्राइस ट्रेंड को भी स्टडी करो, और आपको लगता है जिस फसल के दाम इस बार आपको अच्छे मिल सकते हैं वही फसल आप उगाओ। अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करो। अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे खाद देना, वीड्स को रिमूव करना, वो सब चीज़ें। और उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद ई नैम मार्केट का इस्तेमाल करो, कहाँ आपकी फसल ज़्यादा अच्छे से बिक सकती है ये डिसाइड करने के लिए। तो ये सारे सजेशंस आप दोगे उस पर्सन को जो नया है, आपके पास आया है आपके सजेशन लेने। सरकार को ये सब चीज़ें करनी चाहिए, एक आइडियल किसान को ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अब देखो दिक्कत ये है, हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी तो अब काफ़ी एडवांस आ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को उस एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये एक दिक्कत है। क्यों? उसका देखो रीज़न ये है, ज़्यादातर जो ये टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं ना, ये आईआईटी से, एनआईटी से या फिर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हैं। इनको टेक्नोलॉजी की तो अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन सोसाइटी की, सोशल साइंस की, लाइफ साइंस की इनको नॉलेज नहीं होती। तो इस वजह से इनकी जो टेक्नोलॉजी का दिमाग है ना वो एग्रीकल्चर में नहीं चलता। दूसरा, जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं उनका दिमाग एग्रीकल्चर में चलता है, सिर्फ उनका दिमाग टेक्नोलॉजी में नहीं चलता। ये दिक्कत है, इसलिए एग्रीकल्चर में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना नहीं आ पाती। तो हमें चाहिए टैलेंट एक्सेलेटर। ये क्या टर्म है टैलेंट एक्सेलेटर? देखो जहां पे भी टैलेंट का गैप होता है ना, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों की कमी है जिनको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट हो, दोनों चीज़ों में जिनकी एक्सपर्टीज हो, एग्रीकल्चर में भी और टेक्नोलॉजी में भी, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। तो ये जो टैलेंट का गैप है ना वो पूरा किया जा सकता है टैलेंट एक्सेलेटर के द्वारा। और इनका काम ही ये होता है कि जहां पे टैलेंट गैप है ना उस ब्रिज को डिजाइन, ऐसे ब्रिज को डिजाइन करना ताकि उस टैलेंट गैप को फिल किया जा सके। तो ये टैलेंट एक्सेलेटर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि ऐसे लोग मार्केट में निकल के आएंगे जिनको दोनों में एक्सपर्टीज हासिल होगी, एग्रीकल्चर में भी और दूसरा टेक्नोलॉजी में भी। तो टैलेंट एक्सेलेटर क्या करते हैं? कंपनीज के लिए ग्रोथ इंश्योर करते हैं, मार्केट खोजते हैं और इकोनॉमीज भी बूस्ट करते हैं, कंपनीज की भी और देश की भी, इस पूरे प्रोसेस में। इसके बाद देखो, वैसे एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है ये भी आया होगा कि कैसे टेक्नोक्रेट्स जिनको टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है उनको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी लेके आएं, यहां पे इन्वेस्ट करें। इसके लिए देखो एक काम ये करना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पोटेंशियल है उससे संबंधित बेसिक जानकारी, कैसा नीचे है, कैसे आप काम स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी जो जानकारी है ना, मार्केट पोटेंशियल क्या है, वो आपको टेक्नोक्रेट्स को बताना होगा ताकि उनका इंटरेस्ट जगे और वो इस सेक्टर में आने की कोशिश करें। समझ गए? अभी मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर का कुछ पता ही नहीं ना कि कैसे, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, कैसे मेरी इन्वेस्टमेंट जाएगी, कहाँ पे स्कोप है। उसको अगर कोई बताएगा कि भैया यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है, तभी तो फिर वो आएगा और इन्वेस्ट करेगा ना। अब ये काम किया जा सकता है इनके द्वारा भी, जो है हमारे टैलेंट एक्सेलेटर। और काफ़ी सारे सजेशंस राइटर देते हैं, जैसे जिस भी किसान को क्रेडिट की आवश्यकता है उसको सस्ते इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट मुहैया करवाया जाए। सारे जो अब लैंड रिकॉर्ड्स हैं ना कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए ताकि लोन मिलना भी उनको आसान हो जाए। अगर कंप्यूटराइज्ड सारे लैंड रिकॉर्ड होंगे तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकेगा ना, लैंड के नाम पे आसानी से लोन मिल सकता है। जो इनपुट्स किसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं जैसे पावर, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनको इंप्रूव करना जरूरी है। एग्रीकल्चर मार्केट जो फार्मर के फाइनल फ्रंटियर हैं, आखिरी लड़ाई और सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई फार्मर मार्केट में लड़ता है, जब उसकी पूरे साल की मेहनत या फिर पूरे सीजन की जो मेहनत है उसका दाम मिलता है। तो मार्केट में इंप्रूवमेंट लाई जाए ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले, मार्केट्स को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। सरकार अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रही है, अच्छी चीज़ है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स को एक साथ लेके आती हैं, बार्गेनिंग करती हैं ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलवाए जा सकें। अगर किसान देखो एक साथ मिलके इनपुट भी खरीदते हैं ना, मान लीजिए फर्टिलाइजर, बीज खरीदते हैं, तो भी उनको सस्ता मिल जाता है। कलेक्टिव पावर बहुत बड़ी पावर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो क्लाइमेट चेंज के कारण अब किसान को तैयार रहना चाहिए आगे आगे सीजन में
जो इरेगुलरिटीज़ हैं, मतलब कभी भी सीजन कैसा भी आ जाता है, कभी सूखा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश, हर एक ऑपरेशन पर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए फार्मर्स को तैयार रहना चाहिए। रिजिलियंस अभी से डेवलप होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को फार्मर्स को सपोर्ट करना होगा। कोविड-19 की महामारी की वजह से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ी है, तो किसान इस मार्केट को टैप कर सकते हैं। डिमांड कैसे बढ़ी है आपको भी पता है ना, वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अब लोग ऑर्गेनिक जैसी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है अब बढ़ी है। वैसे देखो एक पॉइंट राइटर और भी देते हैं। राइटर कहते हैं देखो एग्रीकल्चर कोर्सेज में ना करिकुलम को अब चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे देखो टेक्नोक्रेट बनने के लिए ना आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए, और कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए। अच्छा एल्गोरिथम वगैरह अच्छा हो जाता है अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आप अच्छे से कोडिंग कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर करिकुलम में ना मैथमेटिक्स को भी शामिल किया जाए, ताकि जो एग्रीकल्चर का कोर्स करके निकले ना आगे जाके आसानी से वो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकें, आसानी से कोड कर लिख सकें, आसानी से वो एल्गोरिथम लिख सकें। तो ये बदलाव सरकार को करना होगा। इसके बाद देखो लास्ट में 2-3 पॉइंट और बताए जाते हैं, जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने एक एंटिटी बनाई है एग्री इनोवेट। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो टेक्नोलॉजीज़ है ना उनको कॉमर्शलाइज करती हैं। इसके अलावा एग्री इनोवेट जैसी एंटिटीज़ बनानी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन प्रोसेस को सस्टेन किया जा सके, मतलब लगातार एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाई जा सके। इसके लिए ऐसी ऐसी एंटिटीज़ की और भी ज़्यादा आवश्यकता है। जो एग्री इनपुट कंपनीज़ हैं ना उनको टास्क दिया जा सकता है कि आप इनोवेशन प्रोसेस लेके आइए एग्रीकल्चर की इनपुट्स में भी। इनपुट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे सीड्स हो सकते हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, ये सारे इनपुट हैं, तो इनमें भी इनोवेशन की आवश्यकता है। इसलिए जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है ना, ऐसे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को नर्चर करने की आवश्यकता है जो इनपुट के मामले में भी इनोवेशन ला सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसे ही देखो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शंस की डेट्स जारी की जाती हैं, उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों इंप्लीमेंट होती है? ताकि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सके और जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें। वोट हासिल करने के लिए विभिन्न ग्रुप्स के अगेंस्ट नफरत ना फैलाई जाए, मतलब इलेक्शंस को धर्म के नाम पर या फिर कास्ट के नाम पर, दूसरी आइडेंटिटी के नाम पर पोलराइज ना किया जाए और वोटर्स को किसी प्रकार से ब्राइब ना दी जाए वोट हासिल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कर्ब करने का काम करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। पहले देखो हम ये डिस्कस करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो ये कंसेप्ट है कब, कैसे और किस प्रकार से इवोल्व होता है। देखो 1960 में 1960 में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं केरल में। उन इलेक्शंस से पहले केरल में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था। विभिन्न पॉलिटिकल एक्टर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को इस प्रकार से बिहेव करना है इलेक्शंस में ताकि फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सके। ये कब हुआ था? ये 1960 के केरल असेंबली इलेक्शंस के दौरान हुआ था। इस इलेक्शन से पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया था, तो इलेक्शन कमीशन को भी अच्छा लगा। इलेक्शन कमीशन ने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। 1962 में जब लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हुए हमारे देश में, तो इलेक्शन कमीशन ने इस कोड ऑफ कंडक्ट को सर्कुलेट किया सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और कहा कि आपको इलेक्शंस के दौरान इस कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार बिहेव करना है। तो उस समय जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी लगा कि सही बात है, सही ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, तो हम तैयार हैं इस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलने के लिए। देखो उस दौरान क्या था, कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करती थी, इतना ज़्यादा फीरियस कंपटीशन नहीं था जैसे आज के समय में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सत्ता के लिए कंपटीशन देखने को मिलता है। उस समय इतना कंपटीशन नहीं था, एक पार्टी की डोमिनेंस थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। तो कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आई क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने वॉलंटरी एक्सेप्ट कर लिया कोड ऑफ कंडक्ट को। आप कह सकते हो ये एक प्रकार से उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स की
कमिटमेंट थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। लेकिन देखो हालात बदलते हैं। 1967 से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। कई सारी नई पार्टीज भी इमर्ज होकर आती हैं। तो कहने का मतलब है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सत्ता हासिल करने के लिए कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज में इस प्रकार की भावना आ जाती है किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करनी है। और ये जो बात है ना, किसी भी कीमत पर, ये पॉलिटिकल पार्टीज को एनकरेज करती है करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। और वही हुआ 1967 से लेके 1991 के बीच पॉलिटिकल पार्टीज ने करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया सत्ता हासिल करने के लिए। जैसे वोटर्स को रिश्वत देना, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करना, अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो चांद को धरती पर लेके आ जाएंगे, धरती को स्वर्ग बना देंगे, इस प्रकार के बड़े बड़े वादे किए जाने लगे। और कहीं कहीं वोटर्स को धमकाना भी स्टार्ट किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे इसका बदला दिया जाएगा। बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस प्रकार की चीजों का किस प्रकार से जवाब दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट का नाम चेंज कर दिया। 1969 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट का नाम चेंज करके कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और पहले देखो रूलिंग पार्टीज के द्वारा अपनी पावर्स का जो मिसयूज किया जाता था यह शामिल नहीं था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, लेकिन रूलिंग पार्टीज के द्वारा मिसयूज ऑफ पावर के सेक्शन को भी ऐड किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। लेकिन इससे क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अपनाना छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। देखो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया उसका कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। और पॉलिटिकल पार्टीज 1967 से लेकर 1991 के बीच करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को अपनाती रही। समय समय पर यह भी मांग उठती रहती है। अभी देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कंसेप्ट है ना, किसी लॉ के अंडर नहीं आता है, तो स्टैच्यूटरी बैकिंग मिलनी चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। इस प्रकार की मांग भी समय समय पर उठती रहती है, इवन आज के समय भी उठती है। आज भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कंसेप्ट है ना, किसी एक्ट के अंतर्गत या फिर किसी लॉ के अंतर्गत इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसके बाद देखो तीसरा फेज स्टार्ट होता है 1991 के बाद। 1991 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए नए तरीके खोजे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। उस समय देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टी.एन. सेसान। टी.एन. सेसान को देखो पूरा पूरा क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पेक्ट दिलाने का। टी.एन. सेसान ने एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के मन में डर पैदा कर दिया इलेक्शन कमीशन का। इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ये तो देखो इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया करते थे। अगर इन्हें लगता था यहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़्यादा वायलेट हुई है, ये डिसीजन ले लेते थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है यहां पे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। टी.एन. सेसान देखो खुलेआम पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज कर दिया करते थे, धमका दिया करते थे। तो मीडिया भी उस समय काफ़ी जोश में आ गया कि इलेक्शन कमीशन तो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी हुई थी उस समय टी.एन. सेसान की। इन्होंने कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया उन लीडर्स के अगेंस्ट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते थे। तो पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सीरियस लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप लगता था कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया है, तो जो ओपोजिशन के लीडर्स हैं वो तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया करते थे ना, और जनता के मन में रिस्पेक्ट कम हो जाया करती थी उस लीडर की। तो इस वजह से पॉलिटिकल लीडर्स ने सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। इससे क्या हुआ, जो करप्ट माल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती थी इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस में देखो काफी ज्यादा कमी आई और इलेक्शन कमीशन की रिस्पेक्ट जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब लास्ट में हम बात करते हैं चौथे फेज की। चौथा फेज देखो आप कह सकते हो पिछले 2-3 सालों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वायलेशन को रोक पाने में सफल साबित नहीं हो पा रहा है। नई नई फॉर्म्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नए नए तरीके अपना रही हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे एक है वोटर ब्राइबरी। वोटर ब्राइबरी भी देखो दो तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मल तरीके से,
पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। दूसरा, ये भी एक वोटर ब्राइबरी का एग्जाम्पल है, जैसे पैसे बांटे जाते हैं इलेक्शन से पहले, शराब बांटी जाती है, और इसे रोक पाना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा चलता है, हर गांव में चलता है और हर टाउन में चलता है, अलग अलग इलाकों में चलता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर हैं वो इस काम में लगे होते हैं। मतलब ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे रोक पाने में सफल साबित नहीं हो पा रहा है, और ये चीज पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखो, दिक्कत ये भी है ना, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वोटर्स को धमकाया जाता है, तो जिन वोटर्स को धमकाया गया है वो भी शिकायत कर देते हैं कि देखो हमें धमकाया गया है। अगर बूथ कैप्चरिंग होती है तो भी पता लग जाता है कि एक निश्चित समय पर इस जगह पर बूथ कैप्चरिंग हुई है। लेकिन इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वे में पैसा बांटा जाता है, शराब बांटा जाता है, तो इसे रोक पाना आसान नहीं होता। और वोटर्स खुद ही जब रिश्वत लेने को तैयार हैं, पैसा बांटा जा रहा है, वोटर्स खुद ही जब लेने को तैयार हैं, फ्री में शराब लेने को तैयार हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि वोटर कई बार खुद ही संलिप्त होते हैं इस प्रकार की चीजों में। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आज के समय में देखो, इलेक्शंस के दौरान मीडिया को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है अपने फेवर में आउटकम लाने के लिए, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस प्रकार के फेनोमेनन को रोक पाने में भी सफल साबित नहीं हो पाया है। चाहे वो पेड न्यूज की बात हो या फिर चोरी छुपे पीछे से किसी पर्टिकुलर चैनल को, न्यूज़पेपर को पैसा देने की बात हो, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इलेक्शन कमीशन उन्हें नहीं रोक पाया है। और मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने जाना, नई नई फॉर्म्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होने लगा है, लेकिन इनको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो देखो अपर्याप्त है, इनएडुकेट है। इलेक्शन कमीशन ने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया है ताकि नजर रखी जा सके कैंडिडेट्स पे कि वो तय सीमा से ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं। लोकसभा में जैसे एक लोकसभा सीट पर एक कैंडिडेट 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो मॉनिटरिंग के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया गया है। सोशल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को इवॉल्व किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और हाल ही में जब काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो विभिन्न लीडर्स की जो बायोग्राफीज थी उन पर रोक लगा दी गई इलेक्शन कमीशन ने, ताकि वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। लेकिन देखो, बात यह है, इलेक्शन कमीशन प्रॉब्लम की जड़ में नहीं जा रहे हैं कि इस प्रकार से अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बहुत ज्यादा क्यों होने लगा है। 1991 के बाद जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था, वो प्रॉब्लम की जड़ में गए थे। पॉलिटिकल लीडर्स के मन में जो डर पैदा हो गया था, वो डर देखो आज के समय में देखने को नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल लीडर्स में। इसलिए वो कतराते नहीं हैं, वो मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक कागजी शेर है, कुछ नहीं कर सकेगा। वो डर खत्म हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डर जरूर होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स में। और देखो, चिंता की बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहले कैपेसिटी हुआ करती थी, वो एक्शन लिया करते थे अगर कोई पॉलिटिकल लीडर गलत स्टेटमेंट देता था किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, या फिर इलेक्शंस को पोलराइज करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आज के समय में देख लो आप किस प्रकार से जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं खुलेआम गलत स्टेटमेंट्स देते हैं, झूठी स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा है। हालांकि देखो, राइटर ने शायद आर्टिकल पहले लिख दिया था, कल की बात है, इलेक्शन कमीशन ने एक्ट करते हुए आजम खान, मायावती, योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, इनको प्रचार करने से रोक दिया है। किसी को 2 दिन से प्रचार करने के लिए रोक दिया है, किसी को 3 दिन तक प्रचार करने से रोक दिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी देर से हरकत में आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो और खुलेआम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो इतना सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था इलेक्शन कमीशन का, तब जाके इलेक्शन कमीशन जागा और इलेक्शन कमीशन ने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को बैन किया 2 या फिर 3 दिन तक प्रचार करने से रोकने के लिए। जब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कमजोर होता है ना, तो फिर और दूसरे आरोप भी आने लगते हैं। जैसे ईवीएम का जो आरोप है वो निराधार है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिलहाल कमजोर है, इसलिए जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बेतुके आरोप भी लगा देती हैं। लास्ट में बोला जाता है, देखो किसी भी सफल डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस का कंडक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खास भूमिका होती है। यह हमारा ही इनोवेशन है, मतलब दूसरे देशों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय में पॉलिटिकल लीडर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की कमिटमेंट जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डर होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स में कि अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन ये जो डर है वो खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इफेक्टिव स्ट्रेटजी अपनानी होगी ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, और पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जिनकी कमिटमेंट नहीं है फिलहाल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रति, उसको काउंटर किया जाए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। पहले पार्ट में आपको यह बताना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस प्रकार से पिछले कुछ सालों में इवॉल्व हुई है। तो 4 फेसेस के बारे में आप बता सकते हो ब्रीफ में। उसके बाद क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपको यह बताना है कुछ स्टेप्स आपको सजेस्ट करने हैं ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।